क्या हाल है आप सबके। तो मैं, जैसा आप जानते हैं, एनके शर्मा। हम हर यूनिट को एक बार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए और इसका महत्व क्या है। तो आज जो मैं एक यूनिट डिस्कस कर रहा हूँ वो यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और ख़ास तौर पे जो मेरा इस वीडियो में जो एम्फेसिस रहेगा वो इस चैप्टर पे रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये समझिए जो पूरी यूनिट है, यूनिट जिसे आप कह रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरा इवोल्यूशन। अगर हम इस यूनिट को देखें तो हम 12 से 13 क्वेश्चन देख रहे हैं किस में आते हैं, नीट एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो 12-13 क्वेश्चन किससे आ सकते हैं? इस यूनिट से आ सकते हैं। और इसमें एक मेजर चंक किसका है? जेनेटिक्स का है। और जेनेटिक्स में, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि 2 चैप्टर्स हैं। एक पहला चैप्टर हो गया जिसे आप मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कह सकते हैं कॉमनली, और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आप उसे कह सकते हैं। अब एक बड़ा अजीब पैराडॉक्स है इस पर्टिकुलर यूनिट में। ये यूनिट में जो जेनेटिक्स पार्ट है, खास तौर पे ये वाला चैप्टर, ये बच्चों को बहुत पसंद है और ये उनको फैसिनेट भी करता है, और इसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं। प्रॉब्लम आती है बाकी दोनों चैप्टर्स में। एक चैप्टर हो गया आपका कौन सा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा हो गया इवोल्यूशन। सो आप ये समझिए, अगर मैं इस तरह से आगे जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर क्लास 12th टेक्स्ट बुक, तो मैंने जनरली बच्चों को क्या देखा है कि उनको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? 5, फिर कौन सा है? 6, और सबसे कम कौन सा है? 7। और इसी हिसाब से उनका एफर्ट आता है। इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट किस में रखते हैं? 5 में, फिर किस में रखते हैं? 6 में, फिर अगर बच जाता है तो किस में रखते हैं? 7th में। और उसी हिसाब से फिर वो समझ होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो जैसा हमने कहा कि ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको पसंद भी आता है। इसमें कॉमन मिस्टेक्स पढ़ने में क्या करते हैं ये भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि मिस्टेक्स क्या है। तो इसके ऊपर मैं एक स्पेशल सेगमेंट डालूंगा। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आप जानते हैं, पहले हमें पता लगेगा कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, और मेंडल को क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्यों इस आदमी को इतनी बड़ी प्लेस हासिल है इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में, साइंस की हिस्ट्री में। वन ऑफ द डिफाइनिंग पीपल इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस इज मेंडल, बिकॉज ही कुड फोरसी समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ों को भी प्रीएम्प्ट कर पाया जो उस टाइम पर एक्चुअली अच्छे से पता नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन किसे कहते हैं, अलील किसे कहते हैं, और वो बहुत ही बढ़िया एक स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन था, और उसने बड़े तरीके से एनालिसिस किया और कुछ लॉज दिए, जिसमें से कम एक लॉ जिसे आप जानते हैं सेग्रीगेशन, उसकी यूनिवर्सैलिटी है एप्लीकेशन के तौर पे। तो पहली बात ये हो जाएगी। फिर आप ये देखेंगे कि मेंडल को छोड़ने के बाद में जो डिविएशंस फ्रॉम मेंडल आते हैं, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म में हर एक ट्रेट केवल जो मेंडल ने लॉ दिए थे उन्हीं के हिसाब से इनहेरिट होता है? फिर आप देखेंगे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। फिर आप पढ़ेंगे जो डिविएशंस हैं मेंडल से, फॉर एग्जांपल आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आप पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, लिथैलिटी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत पिवटल है, क्योंकि उसने इस चीज की शुरुआत करी, लेकिन इट इज लिमिटेड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ द एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ। तो पहले मेंडल पढ़ा, फिर डिविएशन फ्रॉम मेंडल पढ़ा। फिर हम ये देखेंगे कि जीन जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों से क्या हो सकती है? इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो ट्रेट जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर एनवायरनमेंट की भी क्या हो सकती है? छाप हो सकती है। वो आप इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। फिर जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर एक सेक्शन है कि किस तरह से वो जीन्स जो कि एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, जिसे आप सेक्स लिंक्ड जीन या एक्स लिंक्ड जीन कह सकते हैं, किस तरह से वो बिहेव करती हैं, किस तरह से वो इनहेरिट होती हैं। और इसके बाद में जब आप ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, फिर आप इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। सेक्स कैसे डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या तरीका है। तो जब आप ये बेसिक समझ जाएंगे तो जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, कि आपने ये समझ लिया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब हम ये देखें कि डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहां है, सेक्स कैसे डिटरमिन होता है। दूसरी चीज फिर आप ये देखेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, पॉइंट म्यूटेशन से जो डिसऑर्डर
डिसऑर्डर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज आप पढ़ेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं आपके कैरियर से। आप नीट एग्जाम को पास करके कहां जाएंगे? मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में जेनेटिक डिजीजेस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज, अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीजेस दैट यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट एंड यू आर ट्राइंग टू एमिलियोरेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये वहां जाकर के ब्रिजिंग होनी शुरू हो गई। अब आपने वो डिसऑर्डर पढ़ने शुरू हुए। पहले आपने नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ी, फिर आपने देखा कि इसमें अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखेंगे और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आप देखेंगे कि वहां पर फिर एम्फेसिस ह्यूमन डिसऑर्डर्स के ऊपर है। जैसे आप एन्यूप्लॉइडी देखेंगे, डाउन सिंड्रोम आप देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम आप देखेंगे, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो जितनी भी डिसीजेस की मैंने बात करी जो कि सेकंड हाफ है, वो फर्स्ट हाफ का क्या है? एप्लीकेशन है। सो आपको इमीडिएटली चैप्टर पढ़ते हुए ही समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा क्यों और इसका मुझे फायदा क्या है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए। सो इसको पढ़ना कैसे चाहिए उसका बहुत बढ़िया तरीका ये है कि आप, जैसा मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के टाइम पे भी कहा था कि कंसेप्चुअल क्या है चैप्टर है, पढ़िए, समझिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आप वीडियो देखते हैं, हमारा ही वीडियो आप देखते हैं, तो वीडियो में आप देखिए कि हमने क्या कहा है, रुकिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए और फिर कई तरह के क्वेश्चंस को क्या कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए। यही वो तरीका है जो कि आप इस तरह की कंसेप्चुअल बायोलॉजी में बार बार इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सो इसमें रटने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेसेस एंड देन ट्राई टू कन्फ्रंट देम विद क्वेश्चंस। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर जेनेटिक्स एज वेल। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बच्चों को अक्सर क्या देखा है कि वो अपने कंफर्ट जोन में जाके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पसंद आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत पसंद आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत पसंद आता है। ये क्लास 10 से चली आ रही है प्रॉब्लम। क्लास 10th में एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बहुत पसंद था, फिर कम पसंद था न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन, और बिल्कुल नहीं पसंद था जिसे आप इवोल्यूशन कहते हैं। तो अगर आप 10th से देखें तो ये प्रॉब्लम चली आ रही है। सो अब क्या हो रहा है कि आप कुछ टॉपिक्स को चूज करते हैं। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो कि बचपन से आपको फैसिनेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबली क्लास 2nd और 3rd से आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते जा रहे हैं। आपको काफी आसान लगता है क्योंकि आपने कई बार पढ़ा और आपके दिमाग में ये आ जाता है कि केवल ये ही बायोलॉजी है। और ये एक वजह हो सकती है कि इसकी वजह से आपने मेडिकल कैरियर ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल, और फिर आपको आके पता चला कि देयर इज मच मोर टू इट। सो ये जो कंफर्ट जोन में जाके पढ़ाई करना है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? आपसे क्वेश्चन होते रहते हैं, आप करते चले जाते हैं। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप करते हैं क्रॉसेस के ऊपर, मेंडेलियन क्रॉसेस के ऊपर। अजीब अजीब क्वेश्चंस बच्चे मेरे पास लेके आते हैं, आधे आधे पेज का क्वेश्चन, उसमें 15-15 चीजें वो पूछी हुई हैं। इस तरह का क्वेश्चन बेटे एंट्रेंस में नहीं आता। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक बड़ी क्रूड भाषा में ये कहता हूं कि अगर मैं दीवार में सिर मारूं तो मेरा सिर टूटता है बेटे, दीवार नहीं टूटती। ये कोशिश मत करिए। आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। वो बहुत बेसिक्स पूछते हैं आपसे, किसके अंदर, आपके एंट्रेंस के अंदर। तो आप बेसिक्स को क्लियर करके उसी तरह के क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि यहां पर जो चीज मुझे समझ में आ रही है मैं और करना चाहता हूं, मैं उसमें और टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं, और फिर मेरे पास बाकी जो यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचता। वहां आप केवल रटने से काम चलाना शुरू करते हैं। वहां आपका प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है वो क्या है, कम है, से फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन। तो ये इंबैलेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए, ये बायस, ये प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए पढ़ने में। आप यहां पर जेनेटिक्स में या मेंडेलियन क्रॉसेस में पीएचडी करने नहीं आए हैं। आपने नीट का एंट्रेंस निकालना है। आपसे एक या ज्यादा से ज्यादा 2 क्रॉसेस पूछेगा, मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस में, और सिंपल क्रॉस पूछेंगे या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से क्रॉस पूछेंगे, जिसमें 3-4 क्रॉसेस होती हैं। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इन्हीं तरह पे इसी इतने ही छोटे से कंसेप्ट पे आपने 10-10, 15-15 क्वेश्चन कर लिए, और फिर अपने आप पे बिलीव कीजिए और फिर आगे मूव ऑन करिए। सो मूविंग ऑन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड नॉट गेट स्टक इनटू समथिंग विच इज योर कंफर्ट जोन, विच यू लाइक, एंड यू इन्वेस्ट टाइम। मैंने देखा है बच्चों को 3-3, 4-4 महीने एनिमल किंगडम पे इन्वेस्ट करते हुए, जबकि मैं उन्हें बार बार बताता हूं कि बेटे इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी 2 क्वेश्चन जनरल क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं।
इनमें से कौन सा एसीलोमेट है, कौन सा सूडोसीलोमेट है. सो व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच टाइम फॉर अ चैप्टर वेयर द आउटपुट विल बी लो? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी. तो इस चैप्टर को भी पढ़ते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये चैप्टर जितना जरूरी है उतना ही दूसरा भी चैप्टर जरूरी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे क्वेश्चन एक्चुअली इस चैप्टर से ज्यादा आ सकते हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. और वहां पर बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही तरीके से पढ़ने वाले कंसेप्ट्स हैं, उस पर भी आपको टाइम लगाना है. जेनेटिक्स डज नॉट एंड विद मेंडल, एक्चुअली इट बिगिंस विद मेंडल. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो यही मुझे बताना है. बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में. और लेकिन बस बेटे इसको राइट पर्सपेक्टिव में रखिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक टॉपिक के लिए होना चाहिए. यही मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है.